गांव में दो आसमान। रामपुर गांव में अंधेरा हो चुका था। सारे गांव वाले खा पी कर सो चुके थे, लेकिन उसी गांव के दो आदमी हरपाल और गजोधर बाहर आपस में बातें कर रहे थे। हरपाल, जब देखो तुम परेशान ही रहते हो यार। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? ठीक ठाक घर है, खेती भी है, सब कुछ है। इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला गजोधर। मेरा बस चले तो मैं पूरी धरती को अपने नाम करवा लूं। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। तुम्हारे दिमाग में गैस चढ़ गई है। चलो अब जाओ, सो जाओ जाकर। सुबह इस बारे में बात करेंगे। ठीक है गजोधर, चलता हूँ फिर। इतना बोलकर जैसे ही दोनों अपने अपने घर की तरफ बढ़े, वैसे ही आसमान एकदम रोशनी से चमकने लगा। रात से अचानक दिन हो गया। हरपाल और गजोधर चौंक गए। अरे बाप रे गजोधर, ये क्या हो गया? अभी अभी तो रात हुई थी, अचानक दिन कैसे हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जरा मेरे एक तमाचा मारो गजोधर। गजोधर ने हरपाल के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अरे नहीं यार, हम दोनों सपना नहीं देख रहे। अरे जल्दी से गांव वालों को बुलाओ। गांव वालों, अरे जल्दी बाहर निकलो, देखो रात से दिन हो गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आ गए। तभी गजोधर की पत्नी बोली, ये क्या हो गया जी? अभी अभी तो हमारी नींद लगी थी, अचानक रात से दिन कैसे हो गया? लगता है कुछ भयंकर होने वाला है। आप लोग आसमान की तरफ देखो। आसमान में सूरज तो दिखाई ही नहीं दे रहा। पूरा आसमान सफेद रंग का हो गया। इतने में अचानक आसमान फिर से काला हो गया और फिर से रात हो गई। अब गांव वाले फिर से हैरान हो गए। हे भगवान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? गांव वालों, चलो जल्दी चलकर सो जाते हैं। जो होगा सुबह देखा जाएगा। लगता है अचानक से दो दो आसमान हो गए। कभी काला आसमान आ जाता है तो कभी सफेद। हरपाल बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे दो दो आसमान के नीचे खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई काली शक्तियां होंगी। गांव वाले बुरी तरह डर गए। इसीलिए हरपाल की बात सुनकर सारे लोग अपने अपने घर जाकर दुबक कर सो गए। अगली सुबह जब गांव वाले सोकर अपने अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि आसमान का आधा हिस्सा सफेद था और आधा हिस्सा काला था। इस तरह आधे गांव में अभी रात थी और आधे गांव में दिन हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है गांव वालों? लगता है ये कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। चलिए खेतों की तरफ चलकर देखते हैं। सारे गांव वाले खेत की तरफ गए तो उस तरफ रात थी। सारी फसलें सूख चुकी थी। ममता, हमारी सारी फसलें तो सूख गई। हमारी एक साल की मेहनत बर्बाद हो गई। गांव वालों, आप सबके भी खेत सूख गए। देखो गजोधर, यहाँ से चलते हैं। जिस तरफ दिन है वहीं चलते हैं। लगता है यहाँ पर कोई मायावी शक्तियाँ काम कर रही हैं। तभी तो सुबह सुबह रात हो रही है यहाँ पर। हाँ, हरपाल भैया ने बिल्कुल सही कहा। चलिए। जब गांव वाले गांव की दूसरी तरफ गए तो देखा आसपास के जितने भी कुएं थे सबका पानी सूख चुका था। एक ही रात में ये अचानक हो क्या गया? अब हम पानी कैसे पिएंगे? पहले तो हमारे खेत सूख गए, अब सारे कुएं भी सूख गए। कुछ कीजिए गांव वालों, वरना ऐसे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इतने में अचानक गांव वालों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस तरफ रात थी उस तरफ से काला चांद निकल आया और जिस तरफ दिन था उस तरफ से सफेद चांद निकल आया। काला चांद जोर जोर से हंसने लगा। गांव वालों, तुम लोग हमेशा इस सफेद चांद की पूजा करते हो ना। अब तुम लोगों को मेरी शक्तियों का अंदाजा होगा। तुम सब मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे। काले चांद, तू कल रात से इन गांव वालों को परेशान कर रहा है। चला जा यहाँ से, क्योंकि बुराई का अंत बहुत ही भयानक होता है। उन दोनों चांदों की बात सुनकर नीचे गांव वाले बहुत घबरा रहे थे। हिम्मत करके गजोधर बोला, अरे चंदा मामा, ये काला चांद कहाँ से आ गया? रात में दिन कैसे हो गया था कल रात? और इस वक्त अचानक आधे गांव में दिन है और आधे गांव में रात, ऐसा कैसे? गांव वालों, ये काला चांद मेरे ही अंदर की एक परछाई है। हर इंसान के अंदर एक बुरी परछाई होती ही है। मेरे अंदर से वो परछाई बाहर आ चुकी है। आप लोग इसे पहले भी कई बार देख चुके होंगे। हाँ चंदा मामा, बात तो आपकी सही है, आगे बताइए। इस काले चांद के पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि ये कुछ भी कर सकता है। कल रात से यही दिन से रात और रात से दिन कर रहा है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस काले चांद के बारे में। सफेद चांद कुछ बताने ही वाला था कि इतने में काला चांद सफेद चांद के बिल्कुल सामने आ गया और उसका मुंह पकड़ के कहीं दूर ले गया। अचानक पूरे गांव में फिर से रात हो गई।
गांव वाले घबरा गए। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है गांव वालों, गणेश जी के मंदिर में चलकर प्रार्थना करते हैं, अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। गांव वाले गणेश जी के मंदिर पहुंचे और उनके सामने प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर तुरंत गणेश जी प्रकट हो गए। क्या हुआ मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। गणपति बप्पा, धन्य भाग हमारे कि आपने हमें दर्शन दिए। आपसे भला क्या छिपा है। कल रात से जो घटनाएं हम गांव वालों के साथ हो रही हैं वो सब आपको पता होंगी, क्योंकि आप तो जगत के पालनहर्ता हो। कल रात से हमें आसमान में 2 आसमान और 2 चांद दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस पूरे गांव के ऊपर 2 आसमानों का श्राप टूट चुका है। वो काला चांद बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। दिन के समय सूरज की रोशनी भी इस गांव पर नहीं पहुंच पा रही। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना शक्तिशाली होगा। गणपति बप्पा, एक बात बताइए, वो काला चांद हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि रात भर में उसने हमारी सारी फसलें, हर तालाब, हर कुआं सब सुखा दिया। अगर 1 हफ्ते के अंदर उस काले चांद का कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव पत्थर का बन जाएगा। आप सब लोग भी पत्थर के बन जाओगे। इतना बोलकर गणेश जी अचानक अपनी मूर्ति में विलीन हो गए। अब गांव वालों के चेहरे से पसीना टपकने लगा। सब बुरी तरह घबरा गए। लेकिन तभी अचानक फिर से आसमान सफेद हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। गांव वालों, लगता है अब हमारी जिंदगी सिर्फ 1 हफ्ते की है। 1 हफ्ते के अंदर हम सब लोग पत्थर बन जाएंगे। तब तक अपनी जिंदगी खुलकर जी लेते हैं। चलिए अपने अपने घर चलते हैं। उस वक्त सारे लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन हरपाल अपने घर नहीं गया। वो अकेले ही गांव में टहलने लगा। तभी अचानक उसने आसमान की तरफ देखा। काले और सफेद दोनों चांद आपस में बहस कर रहे थे। सफेद चांद, तूने कई सालों तक इस पूरे जगत में इस पृथ्वी पर राज कर लिया। अब मेरी बारी है, क्योंकि मेरे पास तो तुझसे ज्यादा शक्तियां हैं। मैं जो चाहूं वो इन गांव वालों के साथ कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता। काले चांद, ये पृथ्वी प्रेम से चलती है, चमत्कार से नहीं। प्रेम से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। तुझे क्या लगता है तू गांव वालों को लालच दे देगा और सारे तेरे गुलाम बन जाएंगे? पृथ्वी वासियों को सिर्फ मेरी ठंडक और रात में मेरी सफेद रोशनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तू इतने दिनों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन तू फिर भी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को समझ नहीं पाया। जो भी मेरी गुलामी करेगा उसे मैं सोने, चांदी, धन, यश, ऐशो आराम सब कुछ चुटकी बजाते ही दे दूंगा। फिर देखना सारे लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे और तू इन गांव वालों को ये सब दे नहीं सकता। नीचे खड़ा हरपाल उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये काला चांद तो बड़े काम का है। अगर इसने पूरे गांव को अपने बस में कर लिया तो पूरा गांव धनवान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस काले चांद को ही अपना गुलाम बना लूं तो सारा धन, ऐशो आराम सिर्फ अकेले मुझे ही मिलेगा। इन गांव वालों को फूटी कौड़ी नहीं मिलने दूंगा मैं। लेकिन इसके लिए मुझे उस तांत्रिक बाबा से मिलना पड़ेगा। हरपाल बहुत ही लालची था। वो चाहता था कि सारी धन दौलत सिर्फ उसे ही मिले। इसीलिए वो भागते हुए गांव से बाहर किसी जंगल में गया। वहां किसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। बोल बच्चा, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। बाबा, मैं आपको पहले पूरी बात बताता हूँ। दरअसल कल रात हमारे गांव में। लालची हरपाल ने सारी बात तांत्रिक बाबा को बता दी। उसके बाद, तो इसका मतलब तुम्हें काला चांद चाहिए? हाँ बाबा, अगर मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई तो ढेर सारा सोना, चांदी, धन दौलत, इसके अलावा बहुत सारी शक्तियां मुझे मिल जाएंगी और मैं गांव वालों पर राज करूंगा, उन्हें गुलाम बनाकर रखूंगा। ठीक है, ये ले अंगूठी, अपने गांव के बीचों बीच जा और एक मंत्र बोल, गांव तेरा, काला चांद मेरा। ये मंत्र 3 बार बोल देना। वो काला चांद खुद ब खुद धरती पर उतर आएगा और तेरे वश में हो जाएगा। फिर तू जो भी उससे कहेगा वो करने पर मजबूर हो जाएगा। ये सुनकर हरपाल खुश हो गया। उसने खुशी खुशी तांत्रिक बाबा से अंगूठी छीनी। वहां से भागकर तुरंत गांव के बीचों बीच आया और वही मंत्र बोलने लगा।
गांव तेरा काला चांद मेरा, गांव तेरा काला चांद मेरा, गांव तेरा काला चांद मेरा। जैसे ही लालची हरपाल तीसरी बार मंत्र बोला, वैसे ही धरती फाड़कर एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस बाहर निकला। अरे ओ लालची आदमी, अब ये गांव भी मेरा और वो काला चांद भी मेरा। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम कहां से आ गए? मैंने तो ये मंत्र काले चांद को अपना गुलाम बनाने के लिए बोला था। मैं बहुत दिनों से कैद था। मेरे आजाद होने का सिर्फ एक ही तरीका था कि कोई लालच से भरा हुआ आदमी जब ये मंत्र 3 बार बोलेगा तो ही मैं आजाद हो पाऊंगा। अब ये गांव ही मेरा भोजन है। इसका मतलब उस तांत्रिक बाबा ने मेरे साथ धोखा किया। लालची आदमी के साथ धोखा ही होता है, कोई ईमानदारी तो करेगा नहीं। हट जा, मुझे अपना भोजन लेने दे। राक्षस इतना बड़ा था कि हरपाल उसके सामने चींटे के बराबर लग रहा था। राक्षस ने अपना हाथ गजोदर के घर के अंदर डाला, फिर गजोदर और उसकी पत्नी को उठा लिया। धीरे धीरे पूरा गांव बाहर आ गया। आसमान में कभी अंधेरा हो रहा था तो कभी उजाला। ये सारी घटनाएं देखकर गांव वाले घबरा गए। हे भगवान, ये कैसा विकराल रूप आ गया है हमारे गांव में। ये तो कोई राक्षस लग रहा है जिसने हमें दोनों को उठा रखा है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम तो वैसे भी पत्थर बनने वाले हैं। चुप करो तुम दोनों, कोई पत्थर नहीं बनने वाला। तुम सब मेरा भोजन हो। एक एक करके मैं सबको खा जाऊंगा। और हरपाल, काले चांद को गुलाम बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो मेरा स्वामी है। तुम जैसे 2 कौड़ी के लालची आदमी कभी काले चांद के गुलाम नहीं बना पाओगे। इतना भयानक नजारा देखकर गांव वालों की चीख निकल आई। आह! इतने में काला चांद और सफेद चांद दोनों धरती पर उतर आए। काले चांद, बेचारे भोले भाले गांव वालों को क्यों सता रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इंसानों का लालच ही मेरी ताकत है। जब तक लोग लालची रहेंगे तब तक मैं अमर रहूंगा। ये जो कुछ भी हो रहा है हरपाल के लालच की वजह से हो रहा है। उसके लालच की वजह से ही आज मेरा प्यारा शिष्य यानी ये राक्षस आजाद हो पाया है। अब हम दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड में राज करेंगे, क्योंकि हरपाल जैसे बहुत सारे लालची लोग हैं जो हम दोनों को शक्ति देंगे। गांव वाले बहुत डरे हुए थे, लेकिन इतने में वहां गणेश जी प्रकट हो गए। पता नहीं कहां से उसी वक्त वो तांत्रिक बाबा भी पहुंच गया। सारे गांव वाले गणेश जी के सामने नतमस्तक हो गए। बुराई का अंत करने भगवान जरूर आते हैं। गणपति बप्पा, हम सबको बचा लो। गणपति बप्पा, सबसे पहले इस काले चांद को खत्म कीजिए, क्योंकि सारी समस्या की जड़ यही है। जब ये ही नहीं रहेगा तो इसका शिष्य ये राक्षस भी खत्म हो जाएगा। चुप कर तू, भूल मत कि तू मेरी हथेली पर है। एक पल नहीं लगेगा जब तुम दोनों मेरे पेट के अंदर चले जाओगे। शांत हो जाओ सब लोग। पहली बात, ये काला चांद असली नहीं है। ये तो इस तांत्रिक का बनाया हुआ एक भ्रम है। ये सुनकर सारे लोग दंग रह गए। तो क्या मैं अकेला असली हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हारी परछाई को जिंदा किया गया है ताकि बुराई को शक्ति मिल सके। ओए राक्षस, इन दोनों को छोड़ दे। अब लड़ाई सीधा तेरे और मेरे बीच है। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। भगवान से लड़ने का एक अलग ही मजा है। सफेद चांद भी हैरान हो गया। अगले ही पल गणेश जी और राक्षस में युद्ध होने लगा। गांव वालों को लग रहा था कि अब राक्षस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर गांव वाले एक बार फिर से घबरा गए। राक्षस ने अपनी शक्तियों से गणेश जी को एक जादुई जाल के अंदर कैद कर लिया। अब क्या होगा? इस राक्षस ने तो भगवान को ही कैद कर लिया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सफेद चांद, तुम तो कुछ करो। गांव वालों, जब इस राक्षस ने भगवान को ही कैद कर लिया तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? आखिर मुझे भी भगवान नहीं बनाया है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे और मेरे शिष्य से उलझने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तुम लोग इतने भोले हो कि मानते ही नहीं। ममता, लगता है अब हम दोनों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गजोधर और ममता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले, वैसे ही दोनों के हाथ से एक लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। सबसे पहले वो रोशनी काले चांद और राक्षस पर पड़ी
और वो धुआं बनकर उड़ने लगे। लेकिन जाते वक्त काला चांद बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस लौटूंगा, क्योंकि जब तक संसार में बुराई रहेगी तब तक मुझ जैसे तमाम काले चांद आते रहेंगे। काला चांद और राक्षस धुआं बनकर उड़ गए। उसके बाद वो लाल रोशनी सीधे गणेश जी पर पड़ी, जिससे वो भी आजाद हो गए। सबसे अंत में वो रोशनी तांत्रिक बाबा और हरपाल पर पड़ी, जिससे वो दोनों पत्थर की मूर्ति बन गए। ये सब देखकर गांव वाले दंग रह गए। बेटा गजोधर, ममता, ये तुम दोनों ने क्या कर डाला? कौन हो तुम दोनों? अब गजोधर और ममता गणेश जी की तरफ देखने लगे। गणेश जी ने गांव वालों को बताया, गांव वालों, असल में ये दोनों कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि धरती और आकाश के प्रतीक हैं। गजोधर आकाश है और उसकी पत्नी ममता पृथ्वी। जब दोनों का मिलन हुआ तो एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण हुआ, जिससे वो काला चांद और राक्षस यहाँ से विलुप्त हो गए। जिनके अंदर लालच था वो दोनों पत्थर की मूर्ति बन गए, और इन दोनों ने मुझे भी आजाद कर दिया, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के बंधन में होते हैं। लेकिन गांव वालों, चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके बीच साधारण मनुष्य बनकर ही रहेंगे। गांव वालों, अब मैं भी चलता हूँ, लेकिन याद रखो, इंसान का लालच ही सबसे बड़ा काला चांद है। जैसे ही गणेश जी वहां से गायब हुए, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सफेद चांद अपनी जगह पहुंच गया। सूरज की रोशनी पूरे गांव पर पड़ने लगी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। फसलें हरी भरी हो गई, सूखे पड़े तालाब और कुएं में पानी भर आया।